एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का इतिहास का चैप्टर 2। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारा आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। पहले लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे यानी कि शिकार करते थे। गैदरिंग, खाद्य संग्रह का मतलब क्या होता है भाई, गैदरिंग करते थे यानी खाने के सामान को इकट्ठा करते थे। और उस वहाँ से लेकर मतलब हम देखें कि भाई एक टाइम पे आदमी शिकारी था और खाने को इकट्ठा करता था, वहाँ से लेकर किस तरह आदमी ने खाना उगाना शुरू कर दिया, ये पूरा सफ़र जो है हम वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। अब ये जो हमारा करेक्टर हमें दिखा रखा है, ये है हमारा तुषार। ठीक है, तो क्या कर रहा है भाई, ये कोई रिश्तेदार होगा इसका, तो शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। ठीक है, तो खिड़की वाली सीट के पास तुषार बैठ गए, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। ठीक है, तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान यानी कि जो जहाँ पे खेती होती है ना, वो वाले ग्राउंड्स को बोल रहे हैं, बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। जैसे आप ट्रेन में आगे आगे जाते हो तो आपको लगता है चीज़ें पीछे की तरफ जा रही हैं, बस वही चीज़ थी। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। यानी कि 150 साल पहले, उसके पहले अगर हम बात करें तो फिर उस समय तो रेल वगैरह कुछ नहीं थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। दशक का मतलब होता है 10 साल। एक दशक में 10 साल होते हैं, तो कुछ दशक मतलब 10 साल, 20 साल, 30 साल, ऐसा कुछ भी हो सकता है, अंदाज़ा दिया है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे। ये यात्रा लिखा है, दैट इज़ यात्रा। ठीक है, तो उन्हें सोचा कि भाई मान लो कि भाई आज तो तेज़ रफ्तार से ये दौड़ रही हैं सवारियां, जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गई, लेकिन जब ये नहीं थी तो क्या लोग कहीं जाते ही नहीं थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, यानी कि जो अर्लीस्ट पीपल हैं, यानी कि जो बिल्कुल शुरुआती दौर में जब दुनिया शुरू हुई, और वो जो लोग थे ना, वाई वर दे ऑन द मूव, वो क्यों घूमते थे, आखिर क्या कारण था, घूमते थे ना, तो हमें कारण ढूंढना है कि क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं उन लोगों को जो सब कॉन्टिनेंट में लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले वो रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, यानी कि आज हम उन्हें हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज हम उन्हें किस नाम से जानते हैं भाई, आखेटक खाद्य संग्राहक का मतलब होता है हंटर और गैदरर्स। आखेटक का मतलब होता है यहाँ पे हंटर्स जो हंटिंग करते हैं, खाद्य संग्राहक का मतलब होता है गैदरर्स, ये जो खाने के सामान इकट्ठा करते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। जो किसी जानवर को मार के खाते थे, शिकार करके खाते थे, वो आखेटक यानी कि हंटर्स कहलाते थे। और जो लोग खाने को इकट्ठा करते थे, जैसे कि जड़ें इकट्ठा करना है, फल, कंद मूल, कुछ भी खाने का जो भी सामान वो इकट्ठा करके लाते थे जंगल से, उन्हें हम खाद्य संग्राह, खाद्य मतलब खाने की चीज़ें, उनका संग्राहक कहा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। पहले ऐसे आपकी तरह पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह नहीं मिलता था लोगों को, तो वो लोग क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, क्योंकि उस समय खेती भी नहीं होती थी, तो कोई फसल वसल नहीं होती थी। ऐसे मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे लोग, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करा करते थे। तो ये सब चीज़ें भी लोग जो हैं वो इकट्ठा किया करते थे। आखिरतक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तो ये जो हंटर गैदरर्स थे ना, ठीक है, इनके जो ग्रुप्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और ऐसा घूमने के ना इनके पास कई सारे कारण थे। अगर हम पहले कारण की बात करें तो पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, है ना। अगर आप ये समझो कि उगाने वाला तो कोई है नहीं, ठीक है, तो नेचुरली जितना उग रहा है बस उतना ही उगना है। अब अगर आप एक ही जगह पे रहो तो नेचुरली जितना उग रहा है वो ग्रुप तो पूरा खा लेगा, फिर उसके बाद तो आपको वो जगह छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो क्या होता था, आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को वो खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए उन्हें भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो पहला आप पॉइंट बना सकते हो भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, और फिर उसके बाद इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। दूसरा ये कारण था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब देखो, जानवर यानी कि जानवर अपने शिकार के लिए, पहले इतनी बात समझ लेते हैं। जैसे कि अब आप मानो कि शेर को हिरण को खाना है, ठीक है, जंगल का
ऐसे जानवर है वो तो यही खाएगा, इसी तरह की चीज़ें खाएगा। तो शेर क्या करेगा, शेर की गुफा में हिरन थोड़ी आएगा कि मैं आ गया आप मुझे खा लो। शेर क्या करेगा, उसको ढूंढने निकलेगा, हिरन को ढूंढने निकलेगा। मवेशी कौन हो गए, जैसे कि चारा खाने वाले, गाय भैंस, कोई भी इस तरह के जो जानवर, उनके कैटल जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि जब ये लोग बाहर निकलेंगे, एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। तो क्या होता है कि जिसे मतलब बोलते हैं ना कि हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, है ना। तो क्या होने लगा है, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले भी, क्योंकि पहले इंसान क्या हुआ करता था, शिकारी हुआ करता था, ठीक है। तो जो इनका शिकार करेगा वो भी इनके पीछे पीछे जाएगा, है ना। कोई हिरण यहाँ खड़ा तो रहेगा नहीं कि आप आओ मुझे मार दो। तो हिरण आगे आगे भाग रहा है, शेर इधर से उसका पीछा कर रहा है, शेर हिरण और आगे भाग रहा है। तो जो आदमी शिकार करेगा हिरण का, तो वो भी तो आगे पीछे जाएगा ना कहीं। तो वही बात है कि लोग इनका पीछा पीछा करते हुए भी जाया करते थे। तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा, तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। अब हम सबको अच्छे से पता है कि जैसे मान लो आम का फल है, ठीक है, तो आम के फल का अपना ही एक सीज़न है और वो सीज़न के अलावा सर्दी के मौसम में नहीं उग सकता। अब अगर आप एक आम के बाग के पास रह रहे हो, तो जब तक आम उसमें उग रहे हैं तब तक तो आम वो आपको मिल जाएंगे, आप खा सकते हो। लेकिन उसके बाद क्या, आपने तो सारे खा लिए। तो अब आप कोई ऐसी जगह जाओगे जहाँ पर कोई दूसरे फल जो हैं या सब्जियां हैं या कोई भी चीज़ इस तरह की उग रही है जो आप खा सको, ठीक है। तो तीसरा कारण क्या हुआ कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार यानी कि राइट सीज़न के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि भाई क्योंकि अब इधर का मौसम ख़त्म हो गया इन पेड़ पौधों पे चीज़ें आने का, तो हम एक ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पर जो है मतलब अब लोग जो हैं, कहना चाहिए आप जो लोग हैं एक तरीके से मतलब उनको खाना मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, है ना। पानी तो मतलब आज भी चाहिए और तब भी चाहिए था, तो लोगों को पानी की तो ज़रूरत हमेशा से रही। और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है ना। तब तो ऐसा तो था नहीं कि आप अपने टैंक भर के रख लो। लोगों में उस समय ना तो बुद्धि का इतना विकास हुआ था और ना ही चीज़ों का इतना विकास हुआ था। तो लोग क्या करते थे, यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था, ठीक है। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था। दो तरीके की चीज़ें बताई हैं आपको, एक वो ऐसी नदियाँ और झीलें जिनका पानी कभी नहीं सूखता था, और दूसरी आपको कौन सी बताई बेटा, दूसरी बताई आपको कि जिनमें केवल नदियों और बारिश के पानी में ही एक तरीके से पानी मिल पाता था। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे के मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। अब हम बहुत अच्छे से बात समझ गए हैं कि भाई अब आप एक ऐसी नदी के पास मान लो आप रहते हैं जहाँ पर आपको एक सीज़न में ही पानी मिलेगा, और जब ड्राई सीज़न आ गया, गर्मियों का मौसम आ गया, उसका पानी सूख गया, ठीक है। वो एक ऐसी नदी है जिसमें पानी बारिश के मौसम वगैरह में तो भर जाता है, थोड़ा कुछ महीनों चल जाता है, लेकिन उसके बाद उसमें पानी सूख जाता है। तो अब बिना पानी के तो आप लोग रह नहीं सकते। तो आप क्या करते थे, आप वो जगह छोड़ के चले जाते थे। कहाँ जाते थे, ऐसी जगह जहाँ पानी उन्हें मिल सके। आई होप चारों कारण अच्छे से समझ में आ गए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों कारण लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने के लिए आते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, अब हमें कैसे पता चलता है कि भाई आरंभिक मानव कैसे रहा करते थे, ठीक है। अब देखो, अब हमने इनके बारे में ना ये सब तो पढ़ लिया कि वो मूव क्यों करते थे, एक लॉन्ग क्वेश्चन ये बन गया। अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, तुम्हें या मुझे पता कैसे चला जो हम ये कह रहे हैं कि इस कारण ऐसे रहा होगा, आदमी ऐसे रहता होगा, ये करता होगा, वो खाता होगा, हमें कैसे पता चला ये सब बातें। तो पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट, उन लोगों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिसका निर्माण और उपयोग आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह किया करते थे। यानी कि ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनको कहना चाहिए हंटर गैदरर्स जो थे बनाते थे, ठीक है, और उनको यूज़ किया करते थे। जैसे कि टूल्स वगैरह हमें मिले हैं, तो हंटर गैदरर्स क्या करते थे, अपने टूल्स को बनाते थे। उनके टूल्स कोई फैक्ट्रियों में नहीं बनते थे उस ज़माने में, वो पत्थरों से, हड्डियों से अपने औजार क्यों खुद ही बनाते थे। क्यों बनाते थे औजार, भाई जानवरों को मारने के लिए भी तो औजार चाहिए। जानवर को आपने मार लिया, उसके बाद उसको साबुत तो मुंह में नहीं रख सकते, आपकी तरह कोई छुरी कांटा ये सब कुछ थोड़ी था उनके पास, तो साबुत तो नहीं कर सकते, तो वो उसको पत्थरों वगैरह के औजारों से काटते थे। अब पेड़ों की छाल के वो कपड़े पहनते थे, तो छाल क्या उंगली से उतारेंगे,
पेड़ की छाल जो है वो भी तो वो कुछ पत्थर के औजार वगैरह से उतारते थे। तो इस तरह की बातें आती हैं। तो पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको ऐसी चीज़ें मिली हैं, उनका तो काम ही है ये ढूंढना, है ना, कि प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे, क्या ले खाते थे, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे। तो उन लोगों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक यानी कि हंटरर और खाद्य संग्राहक यानी कि गैदरर्स किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों, है ना, क्योंकि उस समय और बाकी कुछ मेटल वगैरह ऐसा था ही नहीं, है ना, उनका तो आविष्कार ही नहीं हुआ था उस समय तक। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब लोग जो हैं पत्थर से और पेड़ों में लकड़ियाँ मिल जाती थी, तो लकड़ियों से और जानवरों की हड्डियाँ होती थी, इन्हीं से अपने टूल्स यानी अपने औजार बनाया करते थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। ठीक है, पत्थर देखो, हड्डियों वाले औजार तो ओबियसली टाइम के साथ ख़राब हो गए, लकड़ियों वाले भी ख़राब हो गए, लेकिन पत्थरों वाले औजार जो हैं वो आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, है ना, जानवरों की हड्डियाँ और उनका मांस काटने, तब पेड़ों की छाल, क्योंकि वो उसके कपड़े वगैरह पहना करते थे, और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। अब देखो, जानवरों की खाल क्यों उतारते थे? क्योंकि वो सर्दी से बचाने के लिए खुद को जानवरों की खाल पहना करते थे, और जब जानवर को खाते भी थे होंगे तो वैसी उसकी खाल उतार लेते होंगे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। अब कुछ पत्थरों के साथ क्या करते थे, हड्डियों को या लकड़ियों को कि मुट्ठे लगाते थे। मुट्ठे लगाना मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने पत्थर लगाया, यहाँ पर मैंने हड्डी लगा दी, तो एक तरीके से ये मेरा एक टूल बन गया, मैं यहाँ से पकड़ूंगी और यहाँ से ठक ठक करके मार सकती हूँ। तो इस तरह से इसको मुट्ठा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वो बनाते थे, और भाले बाण जैसे हथियार जो है वो इकट्ठा कर लिया करते थे, बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। अब देखो, पेड़ वेड़ है, उसको काटने के लिए भी तो उनको औजारों की ज़रूरत है, तो कुछ औजार ऐसे होते थे जिनसे लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियों और औजार बनाने में भी किया जाता था। अब हम बात करें कि भाई वुड का प्रयोग, पेड़ों की लकड़ियों का प्रयोग। ईंधन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में रोटी बनती है ना, तो चूल्हा जलता है, आपके घर में गैस है तो आप आराम से गैस ऑन करते हो, खाना बनाते हो। लेकिन पहले क्या होता था, इस तरह से लकड़ियाँ जला के उसके ऊपर खाना पकाया जाता था, तो इसे हम कहते हैं ईंधन। ठीक है, इन लकड़ियों को हम कहते हैं ईंधन। तो ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ बनाने के और औजार बनाने के लिए, हमने बताया मुट्ठे वगैरह बनते हैं, तो औजार बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। अब आपको 2 पिक्चर्स दिखा रखी हैं। ठीक है, तो पहली पिक्चर पत्थरों के औजारों का उपयोग, है ना, ये क्या बताया है पिक्चर में कि पत्थरों के औजारों का उपयोग कैसे किया जाता था। बाएं, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, आपको दिखा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं भाई, ये खोद रहा है। क्या खोद रहा है? ये जड़ निकाल रहा है पत्थर के एक औजार से खोद के। और कौन सी जड़ हम खा सकते हैं, क्योंकि उंगलियों से थोड़ी खोदोगे। सोच के देखो, आदमी उंगलियों से तो नहीं खोद सकता कुछ भी, तो क्या करता होगा, पत्थर से खोद खोद के ज़मीन को अंदर से वो जड़ें निकालता था। अब आप भी तो बहुत सारी जड़ें खाते हो ना, आपने साइंस में पढ़ा है ना कि बहुत सारे प्लांट्स की रूट्स खाते हैं, तो ये लोग भी रूट्स खाया करते थे। तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात पे आ जाओ, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। तो इस पिक्चर में आपको दिखा रखा है कि कैसे जानवर की खाल जो है ये सिलते थे और सिल के पहनते थे, है ना। उनके पास उस ज़माने में कपड़े तो होते नहीं थे, तो वो जानवरों की खाल को सिल के पहना करते थे। तो इसके लिए भी जो है इसका यूज़ करा जाता था। रहने के लिए जगह निर्धारित करना, यानी कि ये देखना कि भाई हमें कौन सी जगह पे रहना चाहिए, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, है ना। तो रहने के लिए अब जगह कैसे निर्धारित करते थे। मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले, यानी कि त्रिकोण मीन्स ट्राइंगल, ठीक है, रेड कलर के जो ट्राइंगल्स बने हैं उन वाले स्थान वे पुरास्थल हैं। पुरास्थल का मतलब क्या होता है भाई, कह सकते हैं कि साइट्स, ठीक है, कि इंग्लिश में किसको बोलेंगे, साइट्स, मतलब जहाँ पर लोग रहा करते थे, जहाँ प्रमाण मिले हैं ना। मान लो कि ये जगह है, यहाँ पे हमें कुछ हड्डियाँ मिली है, यहाँ हमें कोई ऐसी चीज़ें मिली है जो हम कहें कि ये जगह पे लोग रहा करते थे, ठीक है, तो ये जगह पूरा स्थल और इंग्लिश में से साइट्स बोलेंगे, ठीक है। तो मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल यानी वो साइट्स हैं जहाँ पर हंटर गैदरर्स, ठीक है, आखेटक खाद्य संग्राहक को बोलते हैं हंटर गैदरर्स, इनके होने का प्रमाण मिला है, ठीक है। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर हंटर गैदरर्स जो थे वो रहा करते थे। अब देखो, सारे तो हम मानचित्र में वो दिखा नहीं सकते भाई, आपकी क्लास बहुत छोटी है, तो कह रहे हैं कि मानचित्र में तो कुछ ही गिने चुने स्थान हमने चिन्हित किए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर हंटर गैदरर्स रहा करते थे।
कई साइट्स यानी कि पूरा स्थल जो है वो नदियों और झीलों के किनारे पर पाए गए। और क्यों पाए गए नदी और झीलों के किनारे? क्योंकि नदियों और झीलों से उनको रोज़मर्रा के लिए अपना पानी की जो पूर्ति है वो हो जाती होगी, है ना, पानी वगैरह उनको आराम से मिल जाता होगा। अब ये देख रहे हो आप यहाँ पर, अब आप देखो ये कौन सी जगह है भाई? भीमबेटका। इंग्लिश मीडियम के हो तो भी अच्छे से समझ लेना, हिंदी में चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। भीमबेटका, तो यहाँ पर लोग रहा करते थे, ये जगह मिली हमें। ये कौन सी मिली भाई? हुंसगी, ठीक है। कुरनूल गुफाएं, यहाँ पर लोग रहा करते थे। और कोई जगह है, यहाँ आपको 3 ही जगह बता रखी हैं। यहाँ पर देखो ये आपको ना एक तरीके से की मिली हुई है कि भाई ये कौन सी जगहें हैं? पुरा पाषाणिक जो जगहें हैं, मतलब यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग में जो इन कहना चाहिए पैलेयोलिथिक साइट सब मैंने बोल सकते हैं, जब बिल्कुल शुरुआती का जो सबसे पहला दौर आया था ना, उसमें लोग यहाँ पर रहे थे, उनकी साइट्स हमें मिली है। फिर नवपाषाणिक का मतलब होता है नीलियोलिथिक जो एज आई। फिर महापाषाणिक का मतलब क्या होता है भाई? जो मेगालिथिक साइट्स आई थी। फिर आरंभिक गांव आए, है ना, लोग शुरुआत में गांव में रहने लगे और फिर धीरे धीरे जो है आधुनिक नगर बन गए। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देख लेना, है ना। अब आगे आ जाते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। अब देखो हमने ये समझ लिया कि लोग जो हैं पत्थर के औजार बनाते थे, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पत्थर की हड्डियों के और लकड़ियों के औजार बनाया करते थे, क्योंकि उस समय उसके अलावा कुछ और अवेलेबल था ही नहीं। औजार क्यों चाहिए? जानवरों को मारने के लिए चाहिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए चाहिए, पेड़ की छाल उतारने के लिए चाहिए। समझ में आ रहा है? सारा गड्ढा खोदने के लिए चाहिए, क्योंकि उनको जड़ें निकाल कर खानी होती थी पेड़ के अंदर, मतलब जो भी नीचे जड़ें होती थी, ठीक है। कपड़े सिलने के लिए औजार चाहिए। अब पत्थर का तो हो गया बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनकी लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर उन्हें मिल सकें। अब देखो यहाँ तुम्हें एक चित्र बता रखा है, चित्र शैल चित्रकला दी रखी है हमें, जिससे हमें क्या पता चलता है। अब देखो जब गुफाओं में लोग रहा करते थे ना, तो उनमें से कुछ की दीवारों पर हमें चित्र मिले हैं। ये देख रहे हो चित्र, देख रहे हो आप, ये तो कुछ चित्र मिले हैं। इसमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। अब इसमें से हमें क्या है कि कुछ उदाहरण है ना, ऐसे जो चित्र मिले हैं, ऐसे कहाँ कहाँ की गुफाओं में ज़्यादा मिले? मध्य प्रदेश की, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की, वहाँ की गुफाओं में हमें से चित्र मिले। और देख रहे हो हिरन भाग रहा है, आदमी उसका पीछा कर रहा है। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। सजीव चित्रण मतलब ऐसे बनाया है ये चित्र, ऐसा सच में देख के लग रहा है जैसे हिरन इसमें भाग ही रहा हो, ठीक है। अब भीमबेटका के बारे में हमने ऊपर पढ़ा, तो भीमबेटका कहाँ है? ये छोटा पूछा भी जाता है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इस पूरा स्थल यानी इस साइट पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। अब कंदराओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं देखती हूँ एक सेकेंड। केव्स और रॉक शेल्टर्स, ठीक है। केव्स मतलब गुफाएं और रॉक शेल्टर्स, कंदराएं का मतलब होता है रॉक शेल्टर्स, यानी कि चट्टानों के अंदर जब लोग रहा करते थे। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें यहाँ बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। लोगों को रहना, भाई देखो पहले घर तो होते नहीं थे लोगों के, है ना, तो वो लोग क्या करेंगे? जब बारिश होगी तो ऐसे जंगल, खुले जंगल में रहेंगे तो क्या होगा? भीग जाएंगे, ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी। तो वो लोग क्या करते थे? धूप से और हवाओं से उन्हें राहत मिल जाए, बारिश से राहत मिल जाए, तो वो अंदर इन गुफाओं में रहा करते थे। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं, ये याद कर लो। ये गुफाएं कहाँ पर हैं? क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगहें क्यों चुनी होंगी? ठीक है, आगे आते हैं। अब ये देखो, ये हमें पिक्चर बता रखी है, तो ये पिक्चर किस चीज़ की है? ये हमें दे रखा है, अच्छा इसी पिक्चर के बारे में ये बता रखा है ये, ठीक है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसी पिक्चर के बारे में थी। आगे आइए, पूरा स्थल यानी कि साइट्स किसे कहते हैं? तो साइट्स उस स्थान को, यानी पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं, यानी उस जगह को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। हमें लेफ्ट ओवर मिला है वहाँ पे, हमें कुछ टूटे फूटे सही पर हमें औजार मिले हैं। अब कहीं कुछ मिला है तो इससे ये तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर लोग रहा करते थे, है ना। किसी जगह पे कोई प्रमाण मिलेगा तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई यहाँ पर लोग रहा करते थे। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। अब लोग ऐसी वस्तुएं क्यों बनाएंगे? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर उन्होंने वहाँ औजार बनाए हैं, बर्तन बनाए हैं, इमारतें बनाई हैं, तो अपने यूज़ के लिए बनाई हैं, ठीक है। और बाद में वे वहीं छोड़कर चले गए। कई बार मौसम की वजह से चले गए होंगे, कई बार, है ना, वजह है तो आपको 4 पीछे बता ही रखिए कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। तो लोग भी वहाँ से उन्हें छोड़कर चले गए। मर भी गए होंगे लोग, ऐसे बिल्डिंग लेकर थोड़ी ना मरता है कोई कि मैं मर रहा हूँ तो मेरे साथ साथ मेरी बिल्डिंग भी मर जाएगी। बिल्डिंगें तो वहीं रह गई ना।
ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। अब ये जो साइट्स हैं ना, तो कई बार तो साइट्स हमें देखो उस बिल्कुल ऊपर ज़मीन पे मिलती हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वो साइट्स जो हैं दब गई हैं। अब लाख मतलब कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात हो गई है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ऐसा हुआ होगा ना, कितनी हवाओं से, किसी भी तूफानों से ये ज़मीन के ऊपर मिट्टी जमती गई तो ये साइट्स कहाँ हो गई, अंदर ज़मीन के दब गई। और कई साइट्स में ऐसा भी हुआ होगा कितने सालों में उसके ऊपर पानी भर गया, तो वो पानी के नीचे पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये भी कारण है। अब आता है आग की खोज। मानचित्र 2 यानी कि मैप 2 में कुरनूल गुफा को ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले, ऐश मिला है, ऐश मीन्स राख। अब देखो अगर कहीं राख मिली है तो बड़ी सीधी सी बात है कि आग भी लगी होगी, बिना आग के कभी भी राख पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आरंभिक लोग थे, जो स्टार्टिंग में जो लोग थे, उन्होंने आग जलाना वो सीख गए थे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है कि ऐश मिल गया तो लोगों को आग जलाना आता होगा। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, बहुत सारे कामों के लिए किया जाता होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए यानी कि रोशनी के लिए, मांस भूनने के लिए, जो जानवरों का मांस था उसे भूनने के लिए, और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। कहते हैं वैसे भी आप कभी जंगल में फंस जाए तो आपको आग जला लेनी चाहिए, क्योंकि जानवर आग के पास आने से डरता है। तो मांस पकाना तो समझिए कि कच्चा मांस खाने के ज़्यादा बेटर है मांस को पका के खाना। तो लोग भी जब समझ गए होंगे कि पका हुआ मांस ज़्यादा स्वाद भी लगता है और ईजी टू डाइजेस्ट भी होता है, तो फिर वो लोगों ने मांस पकाना शुरू किया होगा। उसके लिए भी आग की ज़रूरत होती है। तो आग की खोज कैसे हुई ये हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं ये क्या चीज़ है। नाम तथा तिथियाँ, मतलब हम जिस काल को जिस नाम से जानते हैं, जैसे कि पैलेयोलिथिक पीरियड हो गया, जिसमें पूरा पाषाण काल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नवपाषाण काल पैलेयोलिथिक पीरियड हो गया। तो इन पीरियड्स को जैसे आप जानते हो वो नाम कैसे रखे गए उसके बारे में पढ़ेंगे। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। पुरातत्वविद कौन? आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट कौन? जो खोज करते हैं पुराने ज़माने में लोग कैसे रहा करते थे, क्या था, घर कैसे थे, क्या खाते थे, उनके बारे में, ठीक है। तो आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल कहते हैं। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? देखो इस इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैलेयोलिथिक, ठीक है, पैलेयोलिथिक बोलते हैं। अब ये जो शब्द आया पैलेयोलिथिक यानी कि पुरापाषाण काल, ये दो शब्दों से बना हुआ है। पैलेयो का मतलब होता है प्राचीन, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर, ठीक है। तो उस ज़माने में जिस ज़माने में पत्थरों का ही मेन यूज़ होता था, समझो वो पैलेयोलिथिक पीरियड है, पुरापाषाण काल है। ये नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है, जो हमें साइट्स मिली और वहाँ उन साइट्स पर हमें मिले पत्थर के औजार। तो हमें ये पता चलता है कि पत्थर का उस ज़माने में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, और जिस ज़माने में पत्थर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस था हम उसे क्या बोलते हैं? पुरापाषाण, पैलेयोलिथिक पीरियड, स्टोन एज भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। टाइम पीरियड देखो, ये आज का युग है, ठीक है, ये आज का युग है। आप 12,000 साल पीछे चले जाओ, 12,000 साल पहले, ठीक है, ये 12,000 साल पहले। इसके भी पहले आप 20 लाख साल तक का देखो, ठीक है, बना लेना इसे 20 लाख साल तक का। तो इतना इस वाले जो पीरियड में हम बोलते हैं 12,000 साल बाद की कहानी अलग है, ठीक है, 12,000 के बाद की कहानी अलग है। ये वाला जो टाइम पीरियड है इसकी यहाँ पर बात चल रही है, समझ आया? तो पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। इस काल को, ये जो 20 लाख साल वाला है और 12,000 साल वाला है, इसके पूरे टाइम पीरियड को हम 3 भागों में बांटते हैं। ये तो सबसे पुराना, ये बीच का, और ये थोड़ा लास्ट वाला नया वाला, ठीक है। समझ आया यहाँ पे? आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। अब आरंभिक वाला कौन सा हो गया बच्चे? लॉन्ग टाइम पीरियड को देखो, पैलेयोलिथिक पीरियड को हम एक्सटेंड करते हैं 2 मिलियन ईयर्स से और 12,000 साल तक, ठीक है। ये बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम है जो कि डिवाइड किया जाता है लोअर, मिडिल और अपर पैलेयोलिथिक में। समझ में आया? 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। मानव इतिहास की लगभग 99% जो इतिहास है, जो कहानी है, वो इसी दौरान घटित हुई थी। यानी कि हम 12,000 साल बाद की तो कहानी बाद में पढ़ेंगे। जो 12,000 से और पीछे 20 लाख साल तक की ये जो कहानी है पूरी की पूरी, इसी में हम कह रहे हैं 99% हिस्ट्री तो हमारी यहीं से कवर हो जाती है। इतनी ज़्यादा चीज़ें थी यहाँ पर। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले, इन्वायरमेंट में परिवर्तन मिला, उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? मेसोलिथ
यानी कि मध्य पाषाण युग। कौन से काल को कहा जाता है? जिसमें इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आए थे, मेसोलिथिक कहा जाता है इस पीरियड को। ठीक है, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। अब हमने क्या पढ़ा था? 20 लाख साल से 12,000, अब हम पढ़ेंगे 12,000 और 12,000 के से 10,000, तो ये वाला पीरियड 12 से 10, और हमारा अभी टाइम पीरियड ये चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस काल को हम मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसकी विशेषता याद कर लो कि इस काल के पाषाण औजार, ठीक है, इस समय जो टूल्स वो लोग यूज़ किया करते थे, ठीक है, इस पीरियड में जो स्टोन टूल्स वो यूज़ किया करते थे पीरियड में, वो जनरली टाइनी यानी कि छोटे हुआ करते थे। ठीक है, इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ्स। इंग्लिश की बुक में भी इसका वर्ड यही है, माइक्रोलिथ्स। ठीक है, कहा जाता था, यानी कि लघु पाषाण इनको बोला जाता था। लघु पाषाण, छोटा, लघु मीन्स छोटा। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। अब हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे मैंने आपको समझाया कि कई कैसे होते हैं, पकड़ने के लिए। यहाँ पे कोई औजार बना हुआ है और यहाँ पर हड्डी या लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया, दिस इज कॉल्ड मुट्ठा, जिससे पकड़ेंगे। ठीक है, अब इन औजारों का नाम बताया, हसिया और आरी। अब आरी कैसे होते हैं? घिसते हैं ऐसे। हसिया भी बिल्कुल एक तीखा पैना औजार होता है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? पढ़ के देखो अभी इतना। सॉज एंड सिकल्स, ठीक है, हसिया और आरी, ऐसे औजार मिले हैं। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, और ये जो 10,000 से लेकर पहले कौन सा पीरियड हो गया? 20 लाख से 12,000 तक का, 12 से 10,000 तक का। फिर अब जो लास्ट आएगा वो आएगा नवपाषाण काल, ये होगा नीलोलिथिक एज, और ये होता है तब सबसे नया वाला। ठीक है, नवपाषाण का मतलब होता होगा क्या? नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? तुम्हें क्या पता चलता है इस बात से कि भाई सबसे लास्ट वाले, जब अभी रिसेंट वाला पीरियड जो होता है उसको बोलते हैं। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे तुम्हें नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं। अब देखो, आज आप दिल्ली को दिल्ली के नाम से जानते हो। अब आपको क्या पता आदिमानव उस जगह को किस नाम से जानता होगा, राइट? आप लखनऊ को लखनऊ के नाम से जानते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि लखनऊ को उस ज़माने में किस नाम से मतलब जाना जाता होगा। तो हम तो उसी का प्रयोग करते हैं जिस नाम से हम उन्हें आज जानते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके लिए क्या नाम रहे होंगे। आगे देखो, बदलती जलवायु। अब हुआ क्या? बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में बदलाव आया। लगभग 12,000 साल पहले, 20 लाख से 12,000 तक, और 12,000 टाइम जब साल पहले की अगर हम बात करें, उस समय जलवायु बहुत बदली थी, इन्वायरमेंट बहुत चेंज हुआ था। क्या हुआ होगा? देखो, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए और गर्मी बढ़ने लगी। पहले बहुत ठंड हुआ करती थी, फिर गर्मी बढ़ने लगी। अब जब गर्मी बढ़ी तो इसके परिणाम स्वरूप हुआ ये कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। अब आप देखो, जहाँ लद्दाख वगैरह है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है तो वहाँ घास नहीं उगती। वहीं पर थोड़ी गर्म जगहें जब होती हैं तो वहाँ पे घास वगैरह आराम से उग सकती है ना। अभी उगने के लिए भी चीज़ों को ऐसा टेम्परेचर चाहिए ना कि वो उग सकें। उतनी गर्मी तो उतनी वार्मथ तो उसे चाहिए ही चाहिए। तो जब वार्मथ बढ़ने लगी, गर्मी बढ़ने लगी, तो ऐसी जगहें आई जहाँ के घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें हिरण है, बारहसिंगा है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। भाई देखो, जब घास खाने वाले जानवरों को घास खाने के लिए मिल रही है तो डेफिनेटली वो बच्चों को जन्म भी दे पाएंगे और उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। मतलब जो लोग इनका शिकार करते थे, पहले तो लोग क्या करते थे बच्चे? शिकार किया करते थे, है ना। हंटर्स होते थे, वो शिकार किया करते थे। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे ना, वो भी इनके पीछे पीछे आए और फिर उन्होंने ये देखा कि भाई ये क्या खाते पीते हैं, इनका प्रजनन यानी कि कब ये बच्चे देते हैं, उन सब की वो जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। हम भाई अंदाज़ा ही तो लगा सकते हैं कि ये हुआ होगा और वो हुआ होगा। जानवरों को पालना इन्होंने इसीलिए शुरू कर दिया होगा
है ना, ऐसा हुआ होगा, हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। तो ये लोग एज्यूम करने लगे कि मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उन लोगों ने ये एज्यूम किया होगा कि क्यों ना हम इन जानवरों को अपने पास पाल लें, तो जब मर्जी इन्हें मार के खाया भी जा सकता है और गाय वगैरह से दूध वगैरह भी मिल जाता होगा। ठीक है, साथ ही इस काल भी में मछली भी भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, लोग मछली भी खाने लगे। और ये सारी कहानी कब की है? 12,000 साल पहले, जब गर्मी बढ़ी तब घास पैदा होने लगी। घास पैदा होने लगी तो घास को खाने वाले जानवर जो हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी। जो शिकारी हुआ करते थे वो इन जानवरों को ऑब्जर्व करने लगे। ऑब्जर्व जब उन्होंने कर लिया तब उन्होंने हो सकता है ऐसा सोचा हो कि क्यों ना हम इन्हें पाल लें, और फिर लोग जो है मछली को भी पालने लगे कि रोज़ आपको शिकार करने नहीं जाना पड़ेगा, जब ज़रूरत हो कि हम इन्हें खा सकते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब इसके बाद एक दौर आता है कि जिस दौर में लोग खेती करना भी सीखे, है ना, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हार्डिंग। हार्डिंग का मतलब होता है पशुओं को पालना। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान यानी कि चावल जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। देखो, जब थोड़ी सी वार्मथ बढ़ी, ठीक है, फसल को उगने के लिए भी वार्मथ की ज़रूरत होती है, और जब ये वार्मथ बढ़ी, गर्मी बढ़ी, तो क्या होने लगा? गेहूं ऑटोमेटिकली, ठीक है, किसी ने बीज नहीं डाले, नेचुरली वो बोल रहे हैं गेहूं है, जौ है, धान है, ऐसा अनाज जो है प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। आपको नहीं पता कि कैसे, बट ये उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि पहले तो लोग इसी तरह की चीज़ें खाया करते थे कि जो उनको उगता हुआ दिखाई देता था, वो उस चीज़ों को थोड़ा उन्हें समझ होगी और वो उनको खाया करते थे। तो लोगों ने इन्हें क्या करना शुरू कर दिया? बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे, है ना। अब देखो, आपने मान लो कि कोई बहुत बढ़िया आज एक फल आपको किसी बच्चे ने नया ला के खिलाया, तो माता पिता पूछेंगे ना, यार ये तो बहुत बढ़िया फल है, बताओ बेटा इसका पेड़ कहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हुआ। गेहूँ, जौ, चावल जब लोगों ने खाया, पटोरा, खाया, तो उन्होंने देखा कि यार कैसे ये कहाँ उगता है ना, कहाँ उगता है, कब पक कर तैयार होता है, यानी कौन से महीनों में पक कर तैयार हो रहा है। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। ऑटोमेटिकली सिखाया किसी ने नहीं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, माँ का दूध खुद पीना सीख लेता है, उसको कोई सिखाता नहीं है, ऐसे ही इंसान ने सब सीख लिया। और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक यानी कि किसान बन गए होंगे, फार्मर्स बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। अब पहले तो क्या होता था, जानवर ऐसे ही बस घूमते रहते थे, लोग उन्हें पालते थोड़ी थे, हंड्रेड्स थोड़ी बने थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने जानवरों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, है ना, उन्हें पता भी चला होगा कि ये वही जानवर का ये फ़ायदा है, हमें रोज़ शिकार के लिए नहीं आना, अगर हम पाल लेंगे तो हम जब मर्जी ने मार के खा भी सकते हैं। और कुछ जानवर जैसे हमारी मुर्गी हो गई, गाय हो गई, इनके अलग ही फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें पालतू बना लिया जाए। और पालतू बनाने के लिए जानवर को क्या चाहिए? खाने के लिए चाहिए। तो वो चारा रख के जानवर को आकर्षित करते थे कि आओ 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 आओ, ठीक है, और वो आके उनके पास खाया करते थे। तो सबसे पहले किसी जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, वे कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया, लोगों ने पालना शुरू किया, वो कुत्ते की प्रजाति का एक जंगली कुत्ता था एक तरीके से। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे, है ना। उनके लिए चारा वारा रखते थे कि भाई किसी तरीके से ये जानवर जो है हमारे घर के पास आ जाएं। ऐसे जानवर झुंड में रहा करते थे, झुंड में मतलब ग्रुप बना के रहा करते थे जानवर, और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे, है ना। तो मतलब क्या होता था कि लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि भाई जानवर को, मान लो कि आपकी भेड़ है, बकरी है, तो इसको शेर आके ना खा जाए, है ना। तो लोगों ने क्या किया, इनकी रक्षा करना शुरू किया। रक्षा करेंगे तो क्या करेंगे, पुचकार पुचकार के कई लोग अपने घर भी ले जाएंगे कि चलो बेटा हम तुमको अपने अंदर, घर के अंदर रखते हैं तुमको, है ना। ऐसा ना हो यहाँ जानवर कोई तुमको खा ले जाके, और इनको फ़ायदे भी पता है, अपना भी इनका फ़ायदा है, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इस तरह से। तो क्या करने लगे लोग जो हैं, इस तरह से उन्होंने जानवर पालना शुरू कर दिया। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? ठीक है, नेक्स्ट बात पे देखो, घरेलूकरण की प्रक्रिया। अब घरेलूकरण की प्रक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेस्टिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? डोमेस्टिकेशन। लोगों द्वारा पौधा उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही घरेलूकरण की प्रक्रिया कहते हैं। भाई लोगों ने पौधे उगाने शुरू करे और उस जानवरों को पालना शुरू किया, हमने यही बात समझी है।
ज़िंदगी कैसी होती थी पहले की, हम वो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में बेसिकली। तो लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे जो है वो पौधे उगाने शुरू करे, जानवरों की देखभाल वो करने लगे। इसी को हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन। अपनाए गए और ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। अब सोचो कि क्या कोई अपने घर में शेर या चीता पालता होगा? डेफिनेटली नहीं पालता होगा। क्या कोई अपने घर में जहरीले पौधे उगाता होगा? डेफिनेटली ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ऐसे होते थे ये पौधे, और मतलब जो पाले जाते थे अलग ही होते थे। और इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे कि भाई हम कौन सा जो है पौधा उगाएं और कौन से जानवर को पालें। सबको नहीं पाल सकते थे, सारी तरह के पौधे नहीं लगा सकते थे, तो वो दिमाग लगाते थे कि भाई कौन सा वाला पौधा हम घर में अपने आंगनों में अपने आसपास उगा सकते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। कौन से पौधे उगाओगे तुम? जो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करे, राइट। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे, यानी कि उनको चुनते थे जिसके बीमार होने की संभावना कम हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर बीमार होगा पौधे में कीड़े लग जाते हैं, पौधा ख़राब हो जाए या जानवर कोई बीमार हो जाए तो कितनी मुश्किल। उस समय तो डॉक्टर भी नहीं होते थे। तो जिसके बड़े दाने वाले अनाज पैदा हों, अब बड़े दाने वाले अनाज है ना पैदा हों, ऐसी फसलें लोग खाते थे। ऐसा अनाज लोग उगाया करते थे। साथ ही इनकी मजबूत डंठलें, डंठल क्या होता है, जैसे कि गोभी में डंठल आता है, ऐसे डंठल बोलते हैं उसको, अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। अब ऐसा होता था, मान लो कि अपना गेहूं की फसल उग रही है, ठीक है, इस पर ऐसे ऐसे गेहूँ आ रहा है, तो अब इसकी ये जो डंडी हो, ये जो डंठल हो, वो इतना मजबूत होना चाहिए कि इसको संभाल सके, इसके दानों को। ऐसी फसल लोग उगाते थे, समझ आ रहा है। फिर वो उसके बीजों को भी संभाल कर रखने लगे ताकि फिर से उगाने के लिए उसके जो गुण हैं वो सुरक्षित रह सके, यानी कि बीज खराब ना हो। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था, यानी कि बच्चे पैदा करने के लिए चुना जाता था, जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। अब कोई शेर और चीते को तो पालेगा नहीं कि चलो इसका बच्चा शेर और चीता पैदा होगा और हमारे बच्चों को खा ले। तो कैसे जानवरों को पाल रहे हैं, जैसे गाय भेड़, कि भाई इनके बच्चे पैदा होंगे तो भी हमारा ही फ़ायदा है। तो लोग इस तरह के जानवरों को पालने लगे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर और पौधों से धीरे धीरे भिन्न ही होते चले गए। ठीक है, एक्चुअली तो वो अलग ही थे पहले से भी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनकी भिन्नता बहुत अच्छे से समझ में आने लगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। तो देखो, शेर और चीते के दांत इतने नुकीले, इतने बड़े बड़े होते हैं, बड़े भयानक होते हैं, लेकिन वहीं गाय वगैरह के दांत बहुत ही फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो उनके सींग में सब में बहुत अंतर होता है। जंगली जानवरों का जो सींग होता है वो भी इतना खतरनाक होता है, बिल्कुल पैनीला होता है, बिल्कुल, ठीक है, बहुत पैना होता है। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का? दांत देख के बता दो कि जो बहुत ज़्यादा शार्प होगा ना वो जंगली होगा, और जो थोड़ा फ्लैट होगा तो वो पालतू होगा। ये प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और लगभग 12,000 साल पहले शुरू थी, जब इन्वायरमेंट में चेंज हुआ था। वास्तव में, यानी कि रियलिटी में, आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। क्यों? क्योंकि जब लोगों ने वहाँ पे उगाना शुरू किया तो धीरे धीरे वही बीज, वही प्रक्रिया, तो जो है पूरा प्रोसेस आज तक भी चल रहा है कि लोग उगा रहे हैं। ठीक है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि भाई वीट और बार्ले, यानी कि गेहूँ और जौ, ये वो फसलें हैं जो सबसे पहले उगाई गई थी लोगों के द्वारा। ठीक है, उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवर बनाए गए में कुत्ते और बाद में भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ता, बाद में भेड़ बकरी। इसके बाद आता है एक नवीन जीवन शैली, मतलब जीने का एक बिल्कुल नया तरीका। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगा। ऐसा तो होता नहीं कि तुमने आज बीज डाला और अगले दिन वो पेड़ बन गया। इसमें कुछ दिन, महीनों और फिर कुछ साल तक भी लग सकते हैं। जैसे आम का पौधा है तो सालों में बड़ा होता है, सालों बाद उसमें आम आते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्होंने एक ही जगह पर लंबे समय तक उन्हें रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करके खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत सारे काम शामिल थे। अब देखो, आपने सबसे पहले खेत में क्या किया भाई? बीज बोई। आपने फसलों का इंतज़ार किया कि भाई अब जो हमारी फसल जो है वो तैयार हो जाए। आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना। अब आइए, लॉन्ग टाइम तक उन्होंने क्या किया? प्लांट्स का दिया, फिर वाटरिंग करी उसको, फिर खरपतवार हटाना मतलब होता है वीडिंग करना एक तरीके से, मतलब अनवांटेड प्लांट्स को हटाना, जो जंगली पौधे उनको हटाना।
जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा भी करी, कोई हमारी फसल ना खा जाए भाई। तो ऐसे बहुत सारे काम इसमें शामिल थे। कटाई के बाद यानी जब आपने हार्वेस्ट कर ली, अनाज को संभाल कर रखना भी एक बहुत बड़ा काम था, है ना, कि कहीं ऐसा ना हो भी भाई उसको चूहे वूहे कुछ भी खा जाए। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। अब अनाज को स्टोर करना भी बड़े अच्छे तरीके से ज़रूरत थी इसकी, है ना, कि भाई ऐसा ना हो कि हमने उगा तो लिया, इतनी मेहनत से उगाया और वो ख़राब हो जाए बारिश में या किसी भी चीज़ से, तो उसको बहुत अच्छे से संभालते थे। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। भंडारण का मतलब होता है एक तरीके से कि आप किस तरीके से अनाज को जो है अच्छे से स्टोर कर पाओगे, ठीक है। भंडारण मतलब होता है स्टोर करना बेसिकली। अनाज को भोजन के बीज, ये दोनों आवश्यकता भंडारण की बात सोचने के लिए बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। तब लोगों ने क्या किया कि मिट्टी के बहुत बड़े बड़े बर्तन बनाए, इसमें अनाज को रखने लगे, ठीक है। टोकरियाँ बनानी उन्होंने शुरू कर दी, ठीक है। इस तरह से टोकरियाँ उन्होंने बनानी शुरू कर दी और फिर ज़मीन में भी गड्ढा खोदने लगे, ठीक है, कि ज़मीन में गड्ढा खोदेंगे, उसमें अनाज वनाज रखेंगे और ऊपर से उस गड्ढे को ढक दिया जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्राहक यानी कि हंटर्स और गैदरर्स जो थे, करने वाले बर्तन का प्रयोग करते होंगे? क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और इसका प्रयोग करते होंगे? हाँ, अगर हम ये बात कह रहे हैं कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते थे तो शायद बनाते थे। अपने जवाब के कारण लिखो। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। कैसे कि अगर आपने अपने जानवर को पाल रखा है, मान लो किसी ने 20 भेड़ें पाल रखी हैं और अब बहुत ख़राब मौसम है और वो शिकार करने नहीं जा सकता, तो अपनी कोई भेड़ मार के खा सकता है ना, तो हो गया ना खाद्य भंडारण। दूसरी बात, उससे जो है बकरी पाल रखी है आपने, गाय पाल रखी है आपने, तो आप उसका दूध निकाल के कभी भी पी सकते हो और अपना पेट भर सकते हो। तो एक तरीके से चलते फिरते खाद्य भंडारण तो ये हो ही गए, ठीक है। तो जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है ना। जब लोगों पे कुछ था ही नहीं इतना ज़्यादा, तो दूध तो उनके लिए उस समय और भी ज़्यादा अच्छा स्रोत होता होगा। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के भंडारण का एक तरीका है। समझ में आया? पशुओं को पालना ही भोजन को इकट्ठा करने का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें कि स्टार्टिंग में जो फार्मर्स हुआ करते थे वो कैसे होते थे, और जो हर्डर्स हुआ करते थे, जानवरों को जो पालते थे, वो कैसे हुआ करते थे। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 यानी कि मैप 2 और पेज नंबर 12 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, स्क्वायर्स दिख रहे हैं। पता है इसमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ जो हमारे पुरातत्वविद हैं यानी कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको शुरुआती कृषकों यानी कि किसानों और पशुपालकों यानी कि हर्डर्स के होने का साक्ष्य यानी कि प्रमाण मिला है ना, कि यार उनको मतलब एक तरीके से एविडेंस मिले हैं, प्रूफ मिले हैं कि अरे यहाँ पर तो लोग किसान थे, यहाँ पर लोग जानवरों को पालते थे, ऐसे प्रूफ मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर जगह ही है, केवल अलग अलग जगहें हैं, बहुत सारी जगहें हैं, मतलब कह सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर, जिसे हम आज कश्मीर जानते हैं, उस समय तो वो लोग कश्मीर नहीं बोलते थे ना उसे, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए। मतलब पता चला कि किसान और जानवरों को पालने वाले लोग जो हैं कश्मीर में भी रहते थे, पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश भारत में भी पाए जाते थे। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। भाई देखो, आपको कैसे पता चलता है, तो आप वहाँ पे रह रहे, मतलब एक तरीके से जानवरों का जो है उनकी हड्डियों का, और कहना चाहिए जो पेड़ पौधे वगैरह हैं, रिमेन्स जो बचे हुए हैं, उसकी जो है वो पूरी पढ़ाई की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसको समझा जाता है एक तरीके से। ऐसा लगता है नहीं, इसमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। देखो, जले हुए अनाज को खाया भी नहीं किसी ने, तो बचा हुआ मिला, और जला हुआ मिला, इसका मतलब अनाज वहाँ पर था, ठीक है। तो लोग अनाज उगाते थे। अगर उगाया गया है कोई अनाज, ऐसा अनाज मिला है जो उगाया जाता है स्पेसिफिकली, तो सीधी सी बात है लोग फार्मर्स थे, ठीक है। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी, क्योंकि बहुत सारी फसलों के जो हैं
हमें जले हुए बीज वगैरह भी प्राप्त हुए हैं। अब वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक को तो मतलब या तो एक्सपर्ट्स तो वो पहचान भी कर लेते थे कि ये जानवरों की हड्डियाँ, इतनी सारी जानवरों की हड्डियाँ एक ही जगह हैं, तो बहुत संभव है कि लोग इन्हें पालते होंगे। ऐसे स्थायी जीवन की ओर अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया। ठीक है, तो पुरातत्वविद जो हुआ करते थे, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको कुछ पुरा स्थलों यानी साइट्स पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। अब जब आपने खुदाई करी, पता लगाया, तो आपको लगा कि अरे यहाँ पर तो झोंपड़ी है थी कोई, है ना, चाहे टूटी फूटी मिली, पर अगर मिली है तो इसका मतलब थी। और उन्हें क्या मिले, घरों के निशान भी मिले, टूटे फूटे घर भी मिले। जैसे कि बुरज़ोहम, वर्तमान कश्मीर वाली जगह है ये, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था, यानी कि पिट हाउसेस जिसे हम बोलते हैं ना, गड्ढा बना के रहना। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। कुछ इस तरह के घर होते थे कि यहाँ देखिए ऊपर प्रॉपर ज़मीन है, यहाँ से सीढ़ी से आप नीचे आए और यहाँ नीचे आपने अपना घर बना रखा है। इस तरह के घर हुआ करते थे। ठीक है, इन्हें हम गर्तवास यानी पिट हाउसेस कहते थे। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। ठीक है, ठंड से बचने के लिए इस तरह के पिट हाउसेस बनाते थे। पुरातत्वविदों को यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली। सर्दी बहुत होती होगी इसलिए लोग अंदर जलाते होंगे सर्दियों में, अंदर गर्मी बहुत लगती होगी गर्मियों के मौसम में, तो लोग बाहर आग का काम करते होंगे। ठीक है, तो दोनों जगह प्रमाण मिले। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। उसमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युग, जो हमारा पैलेओलिथिक एज था, उपकरणों से भिन्न थे। ठीक है, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग माना जाता है कि उस ज़माने में जो बिल्कुल पैलेओलिथिक पीरियड था, उस ज़माने के जो औजार थे वो जो आपके नीलोलिथिक पीरियड है उससे बिल्कुल अलग थे। क्योंकि पैलेओलिथिक पीरियड तो हमारा 20 लाख साल से 12,000 साल तक का था और नीलोलिथिक पीरियड था 10,000 साल बाद वाला। तो रिसेंटली हम कह सकते हैं पीछे 10,000 साल के बीच का जो टाइम है, उस पीरियड के हमें औजार वो लगते हैं। ठीक है, इसमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो ये सब पॉलिश चढ़ाना वगैरह तो रीसेंट ही हो सकता है, उतना पुराना नहीं हो सकता। उस ज़माने में मनुष्य उतना बुद्धिमान नहीं था। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली, ओ से ओखली पढ़ा है ना आप लोगों ने, ये देख रहे हो इस तरह का कुछ होता है ओखली, और इसमें यहाँ पर अनाज डालते हैं और उसको टक 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 मार के कूटते हैं। ठीक है, मूसल इसको ही बोलते हैं। ये ओखली होती है, ये इसकी मूसल होती है। इसका प्रयोग करते थे वो लोग, किसको, अनाज और वनस्पतियों को जो पेड़ पौधों से मिलती हैं उनको पीसने के लिए करते थे। आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आज भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, गाँव वगैरह में तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार हो रहा है। मतलब पहले के टाइम पे जो औजार वगैरह जो हैं लोग यूज़ किया करते थे, उनका हमें आज भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहना चाहिए प्रमाण जो है वो मिलता है। प्रस्तर युगीन यानी कि पैलेओलिथिक पीरियड के औजार जो थे, ठीक है, उनका भी आज तक भी प्रयोग मिलता है और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, ये भी हमें पता है। यहाँ पर देखते हैं नवपाषाण युग के कुछ उपकरण ये दे रखे हैं, तो देखो इस तरह का बस यही है। नवपाषाण युग के पूरा स्थलों नीलोलिथिक पीरियड के जो साइट्स मिली हैं से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, यानी कि लोग मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए थे। कभी कभी इन पर अलंकरण यानी कि डिज़ाइंस भी बनाए जाते थे। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। डेफिनेट सी बात है, बर्तन बना रहे हैं तो अब इसके अंदर कुछ रखते होंगे। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। अब लोग जो थे ये समझ गए थे कि भाई चावल वगैरह जो है वो उनको बेस्ट लग रहा था एक तरीके से खाना। ठीक है, तो वो लोग यही सब चीज़ें खाने लगे थे। लेंटल्स, दलहन होता है, लेंटल्स दालें वगैरह। ठीक है, आगे आ जाओ। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। अब लोग जानवरों की खाल के अलावा कपड़े भी पहनने लगे। इसके लिए कपास यानी कि कॉटन जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ठीक है, तो उस समय कपास भी उगाना एक तरीके से समझ लो लोगों ने शुरू कर दिया। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारे परिवर्तन एक साथ एक ही जगह आए। मतलब आप किसी से कम्युनिकेट कोई मोबाइल पे तो बोलता नहीं अब था उस समय कि हाँ भाई हमने उगाया तुम भी उगा लो। ठीक है,
अलग अलग टाइम पर लोगों को पता चला होगा। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह यानी कि हंटर्स थे, गैदरर्स रह गए थे, अन्य जगह पर मतलब एक तरीके से लोग जो हैं वो चीज़ें उगाना सीख रहे थे। वहीं अन्य लोगों ने हज़ारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। आज भी जंगलों में लोग रहते हैं, ठीक है। तो जब वो काफ़ी साल बाद उनकी पीढ़ियाँ आगे बढ़ेंगी तो बड़ा उनको भी अजीब लगेगा कि अच्छा इस तरह से हमारे पूर्वज वहाँ रहा करते थे, ठीक है। बहुत लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब आप एक सर्टेन प्लेस पे रहते हो, यहाँ आपने क्या किया, गेहूँ वगैरह उगाना शुरू किया, ठीक है, ये आप रह रहे हो। लेकिन अब आपका यहाँ मौसम ख़त्म हो गया, अब यहाँ आपको कुछ नहीं हो रहा, तो आप जाओगे दूसरी जगह पर, दूसरी जगह के मौसम में आए। मान लो आप बहुत पहाड़ी पर रहते थे, अब आप प्लेन जगह पे आ गए। अब आपने यहाँ कुछ उगाया या इसी गेहूँ के कुछ दाने यहाँ डाले तो आपने देखा यहाँ पर भी उग गया ये। तो इस तरीके से ये फसलें वगैरह उगाना एक जगह से दूसरी जगह भी पहुँची होंगी। सूक्ष्म निरीक्षण यानी कि बहुत बारीकी से चीज़ों को जानना, डोजर लोग जिसे कहते हैं ना, बहुत बारीकी से किसी चीज़ को जानना। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, जगह का नाम है मेहरगढ़, ठीक है। तो मानचित्र 2 यानी कि मैप 2 में पृष्ठ पे यानी कि पेज नंबर 12 में मेहरगढ़ ढूंढो। मेहरगढ़ एक जगह थी, इसको ढूंढना है। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। समतल मीन्स प्लेन जगह है ये। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ जो है उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी हैं। मेहरगढ़ में इनके अलावा चौकोर और आयताकार, चौकोर स्क्वायर और आयताकार रेक्टेंगल, इस तरह के घर भी मिले हैं हमें, इनके भी अवशेष रिमेन्स मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, ठीक है, 4 मिनिमम 4 तो मिले ही हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण यानी स्टोरेज के काम में भी आते होंगे। जैसे आपका स्टोर रूम होता है ना, ऐसे लोग जो थे अनाज वगैरह को स्टोर करने के लिए बनाते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी है ना, कोई मर जाए तो उसके जो भी रिलेटिव्स हैं, नियर एंड डियर्स, उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। उस ज़माने में लोग ये सोचते थे कि मर जाएगा तो बेचारा क्या खाएगा, तो उसके साथ जानवर रख देते थे एक, कि भैया मृत्यु के बाद जो जीवन है वहाँ पर आप खा लेना, ठीक है। तो लोगों की आस्था यही थी, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे, क्योंकि वो मानते थे कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, बकरी के अवशेष मिले होंगे। संभवतः इस परलोक में मृतक के खाने के लिए वो रखा गया होगा कि भैया वहाँ जाए तो इसको खा ले। अब यहाँ देखो मेहरगढ़ का एक चित्र दिखा रखा है, ये देखो घर दिखा रखा है ना, ये घर के रूम्स दिखा रखे हैं आपको ऐसे। ये मेहरगढ़ की एक कब्र का चित्र है, ठीक है। आज कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो, ठीक है, करो इमेजिन। पृष्ठ 13 पर देखो यानी कि पेज नंबर 13 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं। इमेजिन करो मामा जी गुफा की दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उसमें रंग भरोगे। तो जस्ट एक्टिविटी है, कुछ नहीं है। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। तो यहाँ जो है ये हमारा बड़ा सा चैप्टर रफली 1 घंटे में ख़त्म हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।